गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। थोड़ी सी दिक्कत भरा माहौल ग्लोबल इक्विटी मार्केट से और एसजीएक्स निफ्टी जो कुछ देर पहले मॉर्निंग कॉल में से पिछले शो में जो हम चर्चा कर रहे थे 150 पॉइंट नीचे था, अब 200 पॉइंट की गिरावट की तरफ बढ़ता हुआ, तो प्रेशर थोड़ा सा माउंट होता हुआ 185 190 पॉइंट अभी भी कमजोरी, तो प्रेशर के साथ शुरुआत। और क्यों? क्योंकि पिछले हफ्ते की फेड की जो बैठक का आउटकम आया उसके बाद से ग्लोबल एसेट क्लासेस अक्रॉस एसेट क्लासेस वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। फ्राइडे को अमेरिका में 1 से 1.5% का दबाव था, डाउ 500 पॉइंट से ज्यादा कमजोर था और आज भी डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहे हैं। तो वो वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट है जो अक्रॉस एशिया पे और हमारे एसजीएक्स में 1% से ज्यादा की कमजोरी, ये है ग्राउंड। लेकिन पिच कैसी है नीरज जी? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। और मुझे लगता है कि आवाज़ के दर्शकों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पिछले 1-1.5 हफ्ते से हम लोग लगातार अलर्ट कर रहे थे कि इन्फ्लेशन का कंसर्न बढ़ रहा है, तो उसका असर यूएस मार्केट में खास तौर पे देखने को मिलेगा। तो अब फ्राइडे को इतनी तगड़ी गिरावट हुई तो अपने आप उसका थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक नीजर रिएक्शन के बाद मार्केट नीचे से सपोर्ट लेगा, क्योंकि जो पुट राइटर्स हैं उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है नीचे की तरफ, तो बहुत नीचे जाने की संभावना मुझे नहीं लगती कम से कम। बाकी फिर बाजार है, कुछ भी हो सकता है। ये मुझे लगता है कि एक शार्प फॉल के बाद वहाँ पे सस्टेन करेगा और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो इन्फ्लेशन का कंसर्न एक रियलिटी है और उसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना बेहतर है। भारत के संदर्भ में थोड़ी दिक्कत और ज़्यादा है क्योंकि क्रूड का बढ़ना हमें थोड़ी और प्रॉब्लम करेगा आगे जाते हुए। तो उसके मद्देनजर मुझे लगता है कि पिच रिपोर्ट आज थोड़ी सी शेकी है और इस पूरे हफ्ते मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहने वाला है। लेकिन टीम में अभी भी खरीदारी की तरफ ज़्यादा शेयर्स हैं, सेल्स के भी हैं लेकिन सेल वाले थोड़े कम हैं। टीम में बाय सेल दोनों है, मैंने तो शायद इक्वली स्प्लिट कर दिया है क्योंकि मुझे लगता है दबाव भी कई सारी पॉकेट्स में आएगा। हाँ, ये बात सही है कि शायद इस मैसिव गैप डाउन के बाद कितना और फर्दर डाउन साइड होगा ये निफ्टी के लिहाज से कहना मुश्किल, लेकिन मैं स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख रहा हूँ और शुरुआत एक काम करता हूँ सेल कॉल के साथ ही, बाजार के मूड के साथ। एक्सिस बैंक पहला सेल कॉल। बैंकिंग फाइनेंशियल्स पिछले हफ्ते से जिटरी थे, अंडर परफॉर्मेंस स्टार्क था, तो मुझे लगता है एक्सिस बैंक बैंकिंग में पिछले हफ्ते मैंने एचडीएफसी बैंक बेचने की बात करी थी और उस दिन वो अच्छा खासा प्रेशर के साथ कामकाज भी कर रहा था। आज एक्सिस बैंक की बारी, मुझे लगता है प्रेशर के साथ कामकाज होगा। इसका तो एडीआर भी मेरे ख्याल से 4% के आसपास नीचे बंद हुआ था जब एक्सिस बैंक फ्राइडे को फ्लैटिश क्लोज होने में कामयाब रहा था। ये स्टॉक दबाव में रहना चाहिए शायद। विप्रो दूसरा है। अब हालांकि आईटी में आउट परफॉर्मेंस, इन्फोसिस के नंबर्स सामने, उससे पहले रह के बाइंग है, लेकिन विप्रो के लिए कई कुछ कंसर्न्स हैं। अब एक नीरज जी स्टॉक्सी न्यूज़ बता रहे थे मॉर्निंग कॉल में कि सेकेंड वेज हाइक ले रहे हैं ये लोग। जनवरी में पहला लिया था, फिर से ले रहे हैं इस साल का दूसरा वेज हाइक, और शायद वो एट्रिशन को स्टेम करने के लिए है। एट्रिशन इनका 12.1% पहुंच गया था, वॉलंटरी एट्रिशन 11% के मुकाबले 110 बेसिस पॉइंट्स का उछाल था। और ये एट्रिशन अगर विप्रो लगाम नहीं लगा पाया तो जितने भी इनके टर्न अराउंड एफर्ट्स हैं वो गड़बड़ाते हुए नजर आएंगे। दूसरा, विप्रो की सॉलिड री रेटिंग हुई, 200 सवा 200 का स्टॉक आज खड़ा है 500 प्लस के लेवल्स पर, और कोई इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट फाइनेंशियल्स में ध्यान रखे नहीं हुआ है, तो सेंटिमेंट ज्यादा प्ले करे। सेंटिमेंट्स क्या थे भाई? विप्रो के नए सीईओ आए थे थियरी डेलापोर्टे साहब, तो तेजी आई स्टॉक में। उनके ज्वाइन करने से पहले ही ये स्टॉक 50% ज्यादा उछल गया था अगर आपको याद हो तो। फिर वो $1.5 बिलियन का मैसिव कंसल्टिंग स्पेस में एक्विजिशन, अरे न्यू फाउंड एग्रेशन था, वो भी अच्छा लगा विप्रो को देखकर, पर इतना अच्छा नहीं लगा था कि स्टॉक डबल हो जाएगा। तो अभी तक कुछ कमेंसुरेट फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट नहीं है और विप्रो का स्टॉक ताबड़तोड़ तेजी दिखाता हुआ, तो मुझे लगता है वैल्यूएशन के कंसर्न्स कहीं ना कहीं सीप इन होंगे, इसलिए विप्रो पे एक बिकवाली का कॉल। और तीसरा जो सेल कॉल है वो पंजाब नेशनल बैंक। बैंक्स में एक्सिस बैंक प्राइवेट में था, सरकारी में पीएनबी को हाईलाइट कर रहा हूं, मोमेंटम लूज आउट हो रहा है। साल के हाई 46 के थे, उसके बाद आपने देखा होगा सेल ऑफ एग्रीवेट होता हुआ स्टॉक में। आज भी खबरों के बीच में शायद पीएनबी दबाव के साथ कामकाज करे, 39, 38, 50 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने के मौके। चलिए, टीम में हमारी जो शुरुआती स्टॉक्स हैं वहाँ पे सेल साइड वाले हैं। हिंडाल्को, वेदांता दोनों मेटल स्टॉक्स हैं। हिंडाल्को में हालांकि हमने कभी आपको खबर बताई कि वो फॉइल पे एंटी डंपिंग ड्यूटी, लेकिन ये सब खबरें आज के सेशन में मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो कमोडिटी प्राइसेस है उसमें
तगड़ा सेल ऑफ वीकेंड के दौरान भी देखा गया है, और ख़ास तौर पे एल्यूमिनियम और कॉपर, दो ये कमोडिटीज़ में तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है, इसलिए यहाँ पे सेल कॉल होगी दोनों में। यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये स्टॉक लास्ट 10-15 ट्रेडिंग डेज में बिल्कुल रॉकेट की तरह चला है और 250 के मल्टीपल पे चल रहा है। कोई रीज़न नहीं है कि 250 के मल्टीपल पे यूनाइटेड स्पिरिट्स चले, सिंपली ओवरबॉट जोन में है और इसमें एक करेक्शन बनता है। लेकिन ये करेक्शन कितना नीचे तक आएगा ये अंदाज़ा लगाना इस समय बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है आज इसमें बेचने में ज़्यादा फायदा होगा। 650 का टारगेट लेके चलिए, इंट्राडे के लिए इसकी कॉल होगी। और चौथा स्टॉक भी बता देता हूँ, एनसीसी, इसमें खरीदारी करके चलिए। एनबीसीसी ने इनको एक करीब 850 करोड़ का ऑर्डर दिया है। दिल्ली में एक ईडब्ल्यूएस की हाउसिंग स्कीम के तहत इनको कंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए दिया है, जो कड़कड़ डूमा के पास में है। तो चौथा स्टॉक एनसीसी, जहाँ पे खरीदारी करके चला है। ये सही है, ये स्ट्रैटेजी भी देखते हैं कितनी बढ़िया वर्कआउट करती है। एल्केम लैब्स, तो यूएसएफडी का ऑब्जर्वेशन सामने आया, इसीलिए आज दबाव रहेगा। बाजार का मूड वैसे ही थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है सेंट लुई यूएसए में, उसके लिए इंस्पेक्शन हुआ था। 2 ऑब्जर्वेशन, 2 आपत्तियां यूएसएफडी की तरफ से आती थी। बीएचईएल, इसको लास्ट टाइम रिजल्ट पे बेचा था तो अच्छी खासी बिकवाली हुई थी, लेकिन इक्वली स्ट्रॉन्ग रिबाउंड भी आना शुरू हो चुका था स्टॉक में। लेकिन मुझे लगता है दबाव आएगा, हाई से लगातार करेक्ट हो रहा है। क्रिसिल का डाउनग्रेड आया है, क्रिसिल ने इसकी डाउनग्रेड करा, इसकी रेटिंग नेगेटिव रखी है और डाउनग्रेड उनका कहना है रिफ्लेक्ट करता है बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल जो बीएचईएल में इस समय नजर आती है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस FY21 का सिग्निफिकेंटली कमजोर था और नेगेटिव आउटलुक इसीलिए क्योंकि अभी भी लाइक्लीहुड है प्रेशर कंटिन्यू होगा FY22 में। तो चैलेंजेस हैं। हम होप्स में बीएचईएल को रैली कर रहे थे, अब मूड जब बिगड़ रहा है बाजार का, मुझे लगता है लोग बुकआउट करने की कोशिश भी करेंगे। तो बीएचईएल वोलेटाइल है, आज सेल करने का मन, और अब डिपेंडेबल की बारी नहीं रही। डिपेंडेबल से पहले एक और स्टॉक मेरा है आईसीआईसीआई बैंक, 5वां, जिसमें मेरी खरीदारी गिरा है। बैंकिंग स्टॉक्स में मेरी ये कॉन्ट्रा कॉल है। एक तो एसएनपी की तरफ से जो रेटिंग स्टेबल किया है, नेगेटिव से स्टेबल, वो मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही है। और चार्ट पर अगर आप देखिए तो फ्राइडे को भी बिल्कुल फ्लैट सा बंद हुआ था और मुझे लगता है इसमें एक ऊपर की तरफ रुझान जा रहा है। 630 पे ट्रेड कर रहा है। मेरी राय होगी कि आप 625, 623 के आसपास बाई करिए, क्योंकि गैप डाउन इसमें भी आएगा 5-6 रुपए का। वहाँ पे इसको आपको लॉन्ग करना चाहिए 620 के स्टॉप लॉस के साथ। 640, 645 के टारगेट हो सकते हैं। और डिपेंडेबल स्टॉक मेरा है HDFC लिमिटेड, बड़ा वाला HDFC, उसमें खरीदारी करके चलिए। ये भी चार्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है और यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह होगी। 2487 पे ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी आप वो फार्मूला लगा सकते हैं कि 10 रुपये नीचे इसको 2475 के आसपास खरीदारी की कोशिश करें अगर गैप डाउन मिलता है, और फिर इसमें 2510 के टारगेट के लिए अप्रोच करिए 2460 के स्टॉप लॉस के साथ। अच्छा, आप सारे के सारे बाय कॉल्स हैं टीम में। अच्छा, ऐसे खराब बाजार में बाय की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि सब खबरों के दम पर हैं। तो अगर कहीं बहुत अच्छे अपमूव्स आ जाते हैं तो उन्हें चेज मत करिएगा, जाने दीजिएगा फिर। और फिर नीरज जी के बेहतरीन बाय कॉल्स हैं आपके पास, उनको फॉलो कर लीजिएगा। तो पहला है सेंट्रम कैपिटल, इसे डिपेंडेबल का दर्जा दे रहा हूं। सीधे रीजन है स्टेप डाउन सब्सिडरी सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज को आरबीआई से इन प्रिंसिपल मंजूरी मिल गई है स्मॉल फाइनेंस बैंक सेटअप करने के लिए। तो ऑलमोस्ट 6 सालों में आरबीआई की तरफ से पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस आता हो, तो वैसे ही बड़ी खबर। और फ्राइडे को बड़ा अपमूव दिखा रहा था ये स्टॉक ऑलरेडी। वो इसीलिए था क्योंकि फ्राइडे को मार्केट के दौरान खबर आ गई थी कि ये फंड रेजिंग की तैयारी कर रहे हैं ट्यूसडे को। कल वो फंड रेजिंग की बैठक है, तो उस पर रिएक्ट करा था हमने और उस पर ऊपर से स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस वीकेंड पे खबर आ गई। सेंट्रम कैपिटल में बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर अगले 2 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में। और अब फ्री हिट और पिंच हिटर की बारी है। क्विकली बताऊं आपको, फ्री हिट में हमने लिया है बालाजी टेली। वीकेंड के दौरान नतीजों के साथ साथ इन्होंने बिजनेस अपडेट भी दिया है और इनके जो OTT के सब्सक्राइबर्स हैं उसमें 42% की ग्रोथ आई है साल दर साल। यानी मार्च क्वार्टर में इनके सब्सक्रिप्शन नंबर 42% बढ़े हैं और नतीजे भी काफ़ी बेहतर यहाँ पे हैं। अब टोटल इनके करीब 47 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं और OTT का मार्केट दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रहा है पैंडमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। तो इस स्टॉक पे ध्यान में रखना चाहिए। 223 घंटे का सॉफ्टवेयर इन्होंने क्रिएट किया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, ये भी एक बहुत सिग्निफिकेंट है। और इस साल का लाइनअप भी बहुत सारे शोज़ के जरिए आपके पास आएगा, तो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। GMR इंफ्रा पे ध्यान रखिएगा, पिंच हिटर है। नतीजे इसके हमको बेहतर लग रहे हैं क्योंकि इसमें कंपनी ने साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है।
अब डिमर्जर की भी बात सामने निकल के आ रही है। एबिटा में 29% की ग्रोथ देखने को मिली है और मार्जिन में करीब करीब 9% की ग्रोथ है। तो मुझे लगता है कि जीएमआर इंफ्रा में थोड़ा मूव आना चाहिए। क्विकली अगले दो स्टॉक्स, मैंने कहा था गैप अप को बहुत ज़्यादा चेज नहीं करेंगे, तो आप उस बात का ध्यान रखिएगा। तो फ्री हिट के तौर पे बिरला केबल्स, जो पहले बिरला एरिक्सन ऑप्टिकल के नाम से जानी जाती थी, एमपी बिरला ग्रुप कंपनी, बहुत बढ़िया रिजल्ट, आय डबल हो गई, 101% का जंप है, 9 लाख से मुनाफा बढ़कर 6.25 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर भी 28 लाख का ही मुनाफा हुआ था, तो सॉलिड नंबर्स हैं इसीलिए। और ऐसे ही सिंप्लेक्स कास्टिंग्स, हालांकि ध्यान रखिएगा ये सब, ये सिंप्लेक्स कास्टिंग मेरे ख्याल से 5% वाला है, लेकिन मुझे लगता है अच्छे अपमूव्स अगले कुछ दिनों तक बनेंगे, लेकिन हम फिर भी चेज नहीं करेंगे। Q4 के रेवेन्यू 16 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ रुपए, 18-19 करोड़ के घाटे के सामने 10 करोड़ का मुनाफा। इस Q4 में 16 रुपए 20 पैसे का ईपीएस एक क्वार्टर में क्लॉक करा है। स्टॉक 19.5 पे चल रहा है, ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर अगले दो स्टॉक्स और टीम्स का क्विक रैप अप। स्वागत है एक बार फिर से, और बहुत जल्दी से आपको अपने आखिरी के दो स्टॉक्स बताता हूं। एक मेलकॉम इंडिया है, उसके रिजल्ट्स आए थे, 42% की ग्रोथ रेवेन्यूज़ में दिखी है और 100% की ग्रोथ प्रॉफिट में दिखी है, जो 10 करोड़ के आसपास आ गया है। तो ट्रेडिंग बाउंस के लिए 625 का टारगेट लेते हुए चल सकते हैं। श्रेय इंफ्रा फाइनेंस, ये एक बहुत ही मरी कुचली दबी पिटी कंपनी थी। अब इसमें क्या हुआ कि वीकेंड के दौरान खबर है कि यूएसए का एक कोई कंसोर्शियम है जो इसमें 2000 करोड़ रुपए डालना चाहता है, ऐसा उन्होंने बीएससी की नोटिस में दिया है। तो छोटा सर्किट है, देखिएगा, मौका मिले तो ट्रेड करिए, कोई ज़रूरी नहीं है, छोड़ भी सकते हैं इसको, क्योंकि क्वालिटी वाइज ये स्टॉक बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन खबर बड़ी है इसलिए हमने उस पर सजेस्ट किया। लाइक वाइज कुछ भूले बिछड़े गीत मेरे पास भी हैं। एक तो बांसवाड़ा सिंटेक्स, बढ़िया, पर ये 5% वाला यहाँ पे, ये भी सही करें जी, चेज ना करें, आए हाथ में तो बढ़िया, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांग है। आय फ्लैट है, लेकिन 2.5 करोड़ के लॉस के सामने 17 करोड़ का मुनाफा, पिछले क्वार्टर भी 11 करोड़ का मुनाफा, तो क्यू ऑन क्यू भी बढ़िया जंप। कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम, ये वो कर्नल राजू, कितनी बार हम लोग सीएनबीसी आवाज पे इंटरव्यू करते थे, उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल खराब हुए, 10 रुपए तक ये स्टॉक गिरा था, सबने बातचीत करना बंद कर दिया था। अब देखिए क्या टर्न अराउंड हो रहा है स्टॉक का। 2 करोड़ से रेवेन्यूज बढ़ के 15 करोड़ रुपए, 8 करोड़ के लॉस से इंप्रूव होकर 3 करोड़ का मुनाफा, बढ़िया टर्न अराउंड। कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट साहब उसको स्क्रीन पे दिखाइएगा, वो भी एक बाय। और चलिए 10 की सीधा सौदा की टीम अब आप लोगों की स्क्रीन पर। तो हफ्ते के पहले दिन जिस तरह के संकेत है उसको देखते हुए सेल और बाय दोनों का तड़का आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। एक्सिस बैंक बिकवाली करने का मन, दबाव के साथ शायद कामकाज हो। विप्रो गजब का मूव इस स्टॉक में अपने पीयर्स के साथ साथ, पर यहां पे कंफर्ट नहीं है क्योंकि फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट अब तक नदारत है, तो वैल्यूएशन कंफर्ट जा रहा है, इसीलिए सेल। पंजाब नेशनल बैंक अपने 46 के हाई से लगातार करेक्ट हो रहा है, शायद दबाव और गहराए। एल्केम लैब्स में यूएस एफडीए के 2 ऑब्जर्वेशन सामने आए, इसीलिए, और बाजार का मूड भी बिगड़ा हुआ है। बीएचईएल को क्रिसिल ने भी डाउनग्रेड कर दिया है, फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए चिंताजनक स्थिति है, आउटलुक भी नेगेटिव कर दिया है, तो वाकई फाइनेंशियल देखेंगे तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। अब बाय कॉल्स हैं, और गैप अप अगर मिले कमजोर बाजार में, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाए तो चेज नहीं करिएगा। सेंट्रम कैपिटल, ये स्टॉक तो आज चौके छक्के लगाने की पूरी तैयारी कर रहा है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिल गया है। बिरला केबल, और उसके बाद जितने स्टॉक्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, सिंप्लेक्स कास्टिंग्स, बांसवाड़ा सिंटेक्स, कर्नेक्स माइक्रो, छोटी छोटी कंपनियां, रिजल्ट सीजन का लास्ट लेग है, सबके रिजल्ट्स आए, सबके रिजल्ट थम्स अप थे, इसीलिए इन सबको मेंशन कर रहा हूं। इनमें से कुछ 5% के ही स्टॉक्स हैं, इसीलिए मैंने कहा था गैप को बहुत ज्यादा चेज नहीं करेंगे, लेकिन ये सब अच्छा परफॉर्म करेंगे आज। चलिए टीम पे नजर डालिए फटाफट, और खरीदारी के साथ कुछ बिकवाली वाले शेयर्स यहाँ पे शुरुआत में हमने रखे हैं, और जिसमें हिंडाल्को, वेदांता और यूनाइटेड स्पिरिट्स है। मुझे लगता है यहाँ बेचना चाहिए, क्योंकि मेटल में थोड़ी सेल ऑफ चल रही है, तो वहाँ पे बिकवाली आ सकती है। और यूनाइटेड स्पिरिट्स ओवरबॉट जोन में है, बहुत ज़्यादा ऊपर गया है, सस्टेन करना मुश्किल है, मार्केट कमज़ोर होता है तो गिरना चाहिए। एनसीसी को एक ऑर्डर मिला है एनबीसीसी की तरफ से। आईसीआईसीआई बैंक को एसएनपी ने इनकी रेटिंग अपग्रेड की है, नेगेटिव से स्टेबल किया है। एचडीएफसी बैंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खड़ा हुआ, मुझे लगता है अच्छा बाउंस यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। बालाजी टेलीफिल्म्स के नंबर्स अच्छे हैं, और 42% सब्सक्रिप्शन इनका ओटीटी का बढ़ा है इस साल। जीएमआर इंफ्रा के नतीजे बहुत अच्छे हैं ऑपरेशनल, और अब खबरें एक साइड मर्जर की भी बात सामने निकल के आएगी। 2 छोटी कंपनियां, मेलकम इंडिया और श्रेय इंफ्रा, अलग अलग खबरें। एक मेलकम के रिजल्ट्स अच्छे हैं, और श्रेय इंफ्रा में यूएस की एक कंसोर्शियम है जो 2000 करोड़ का निवेश करना चाहती है।